नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, इससे पहले भी मैं जनवरी महीने के करंट अफेयर के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी पिछले वीडियोज़ मैंने डाले हैं करंट अफेयर के रिलेटेड या और आगे जो वीडियो डालूंगा आसानी से आप तक वो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है 15th मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 फ्रॉम 13 to 29 जनवरी। तो 13 से 29 जनवरी तक ये 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप 15th ये 15वां सेशन होगा जो पुरुषों का है। इसी तरह से मेंस का विमेंस का दोनों का होता है। तो ये मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है जो 2023 में कहाँ आयोजित किया जाता है। सबसे पहले इसकी होस्ट सिटी यानी कहाँ किया जा रहा है देख लेते हैं। तो भुवनेश्वरा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजित हो रहा है। और कलिंग स्टेडियम, यहाँ पे दो स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम। इन दोनों स्टेडियम पे ये हॉकी के मैचेस होंगे यहाँ पे। और ये भी देख लेते हैं कि इंडिया 4 टाइम होस्टिंग दी वर्ल्ड कप। तो चौथी बार होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप को, हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा होगा। इससे पहले 2018 में, 2010 में और 1982 यानी 1982 में भारत पहले भी ये वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। FIH का देख लेते हैं। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हॉकी के सारे मैचेस हैं, जो वर्ल्ड कप के जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनको ये कंडक्ट कराती है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये वर्ल्ड लेवल की, ग्लोबल लेवल की बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर देखते हैं लुसेन, स्विट्जरलैंड। लुसेन स्विट्जरलैंड में कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स जीके का कि ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो लुसेन स्विट्जरलैंड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भुवनेश्वर याद रखना है कि होस्ट सिटी ये भारत चौथी बार होस्ट कर रहा है हॉकी वर्ल्ड कप को। मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है, 15वां सेशन है, 13 से 29 जनवरी के बीच भुवनेश्वर में होगा। इससे पहले जो हुआ था 2018 में दोस्तों, वो भी भुवनेश्वर में ही हुआ था। मतलब कि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, प्रीवियस वर्ल्ड कप हुआ था, हर 4 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है। तो 2018 में भी हुआ था, वो भुवनेश्वरा में ही हुआ था, जिसमें शायद बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था लास्ट सेशन में। तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। अभी इस बार का जो भी विजेता होता है वो भी करंट अफेयर की न्यूज़ रहेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड है 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ WEF स्टार्टेड इन दावोस फ्रॉम 16 to 20 जनवरी। तो 16 से 20 जनवरी के बीच ये दावोस में जो समिट हो रही है, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये एनुअल मीटिंग है जो हर साल होती है। तो 53वीं 53rd एनुअल मीटिंग हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, दावोस में हो रही है ये 16 से 20 जनवरी के बीच में। इसकी थीम क्या है दोस्तों? जो भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस थीम पे उनका डिस्कशन होगा, डेलीबरेशन होगा। इसकी थीम रहेगी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड का मतलब जो बिखरा हुआ अलग थलग वर्ल्ड है उसको कॉपरेट करना है, कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इस तरह की इसकी थीम है। दावोस में ये समिट हो रही है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। तो जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल है, मतलब जो लोग अंधे हो गए हैं, अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की पहली पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन है? हमारे देश का पहला राज्य है। तो ये पहली बार कोई इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहा है। इसका आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहा है। जो अंधे लोग हैं, जो किसी तरह से ब्लाइंड हो गए हैं, नज़र नहीं आते हैं, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव राइट टू साइट यानी देखने का अधिकार है, हर किसी को देखने का अधिकार है। उसी उद्देश्य को लेते हुए ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी राजस्थान राज्य लेके आया है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस स्टेट ने इस तरह का करा है। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स भी नेशनल पार्क राजस्थान में ही है। ये दूसरे नाम से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दर्रा नाम से। तो आपको याद रखना है दोनों नाम सेम ही है। मुकुंदरा हिल्स का नाम दर्रा भी कई बार दूसरे नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है ये। रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान के अंदर है।
डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तो आसानी से याद रख सकते हैं, राजस्थान में ज़्यादातर रेगिस्तान और डेजर्ट नेशनल पार्क। और क्योलादेव घाना, ये भी नेशनल पार्क यहाँ पे ये राजस्थान के भरतपुर के एरिया में ये पाया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो साइट रहती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो रहती है, वो काफ़ी मतलब विलुप्त होने के कगार पे प्रजाति है, तो उसके लिए ये पूछा ही जाता है। क्योलादेव घाना ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है ये। तो ये 5 नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान के 5 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी। तो हमारे पीएम है जो मोदी जी, उनके द्वारा ये आरोग्य मैत्री नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। देखिए इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, 2 तरह के कंट्रीज होते हैं दोस्तों, एक डेवलप्ड कंट्री होते हैं जो विकसित हो चुके हैं जैसे चाइना, यूएसए, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। और जो डेवलपिंग नेशन है दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू डेवलप, जो डेवलप होने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए, मेडिकली सपोर्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आरोग्य मैत्री, आरोग्य का मतलब आरोग्य होना, जैसे मेडिकल सप्लाई देना, और मैत्री का मतलब मित्रता, तो इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मित्रता का इन्होंने करा है। जो भी नेचुरल कैलेमिटी से, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आरोग्य मैत्री। ये भी याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं इस तरह का किसने लॉन्च करा है, तो किसी और मिनिस्टर का नाम लिख सकते हैं, राष्ट्रपति का भी नाम लिख सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया था। नेक्स्ट है ASI डिस्कवर्ड 1200 years old miniature votive stupas at नालंदा महाविहारा इन बिहार। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI है, इन्होंने 1200 साल पुराने ओल्ड मिनिएचर वोटिव स्तूपा यहाँ पे ये डिस्कवर करे हैं। ये बिहार के नालंदा महाविहारा में, बिहार में नालंदा जगह है, वहाँ पे महाविहारा है। महाविहारा क्या होते हैं दोस्तों, जो बुद्धिज्म था, बुद्ध के टाइम पे इस तरह के विहारा बनाए गए थे जहाँ पे जो भी उनके बुद्ध के फॉलोवर्स वो जाके वहाँ रह सकें, प्रार्थना कर सकें। इस तरह के महाविहारा जगह जगह पे स्थापित किए गए हैं। तो इसी तरह से बिहार के नालंदा में जो महाविहारा स्थापित किया गया था, वहाँ पे ये 1200 साल पुराने 2 वोटिव स्तूपार यहाँ पे खोजे गए हैं। किसने खोजे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोई भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी मिलती है चीज़ें तो इनको, इसका हेडक्वार्टर भी पूछते हैं एग्जाम में, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये देखते हैं सबसे पहले ये वोटिव स्तूपास क्या होते हैं दोस्तों। ये तो हमने पढ़ ली न्यूज़ की नालंदा महाविहारा में, बिहार के अंदर ये जगह है, वहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिस्कवर करें। वोटिव स्तूपास वर ऑफर्ड इन फुलफिलमेंट ऑफ वोज। वोज का मतलब है किसी तरह की, किसी ने प्रॉमिस करा था या कोई प्रतिबद्धता है, उसके फुलफिलमेंट, उसका पूरा होने के ऊपर इस तरह के वोटिव स्तूपा बनाए जाते थे। वोटिव का मतलब ये वो से ही बना है कि कोई किसी ने प्रॉमिस करा था कि वो ऐसा करेगा, या किसी तरह की प्रतिबद्धता को लेकर अगर वो उसको पूरा करता है तो इस तरह का ऑफर किया जाता है, उसको वोटिव स्तूपा बनाया जाता है उसके नाम से। तो ये वोटिव स्तूपा, ये याद रखना है कि ये कहाँ खोजा गया है। नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी लीडरशिप में ये इंडिया ही होस्ट कर रहा है। क्या होस्ट कर रहा है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से ये समिट 2023 में जो आयोजित की गई, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी लीडरशिप कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल साउथ दोस्तों समझ लेते हैं। ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब है जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में या इक्वेटर के नीचे की जो भी कंट्री है, जैसे साउदर्न अमेरिका या फिर अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो, या इंडिया को लेके जो भी है, उन सब को लेके एक कॉपरेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उनकी जो भी आवाज़ है, जो भी समस्याएं हैं, आगे देख लेते हैं इसकी थीम क्या है, इससे और क्लियर हो जाएगा। इसकी थीम रहेगी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस,
ये थीम एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है दोस्तों, तो याद रखना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो हुई है उसकी थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शेयर पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटी ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म। तो जो भी जैसे जो मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न रीजन में आती हैं बिलो इक्वेटर, उन सब का कॉपरेशन बनाते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी जा रही है, जहां पे उनकी जो भी प्रायोरिटीज हैं, उनकी प्राथमिकताएं और पर्सपेक्टिव मतलब उनके क्या विचार हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करा जा सके। इस तरह की ये पहल है, इंडिया ने इसको होस्ट किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी लीडरशिप करी है और थीम भी हमें ये याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड टेंट सिटी एट वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये टेंट सिटी नाम से ये इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। टेंट सिटी क्या है ये देखते हैं थोड़ा दोस्तों आगे। टेंट सिटी के अंदर होगा, इट प्रोवाइड्स एकोमोडेशन फैसिलिटीज टू टूरिस्ट अलोंग गंगा घाट्स विद क्लासिकल म्यूजिक एंड योगा सेशन। तो मतलब है कि ये जो टेंट सिटी यहाँ पे बनाई जा रही हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, तो वाराणसी में जो भी गंगा के किनारे बहुत सारे घाट हैं, 80 घाट जो भी घाट बनाए गए हैं, वहाँ पे जगह जगह से कई देशों से भी यात्री घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो उनको रहने के लिए, रुकने के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी का मतलब है उनके ठहरने के लिए, रहने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक टेंट सिटी नाम से वहाँ इस तरह की टेंट सिटीज बनाई जाएंगी जहाँ आसानी से जो भी यात्री घूमने आ रहे हैं वो रह सकें, और साथ साथ उन्हें क्लासिकल म्यूजिक, इस तरह का इंटरटेनमेंट के लिए योगा सेशंस भी वहाँ पे चलाए जाएंगे दोस्तों। और ये जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट बरसात के 3 महीनों के लिए बंद रहेगा। तो 3 महीने जो भी होंगे तो ये इसको बंद कर रखेंगे, बाकी फिर जो बाकी के महीनों में इस तरह की टेंट सिटी का ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। जब भी गंगा का पानी ज़्यादा हो जाता है तो 3 महीनों के लिए टेंट सिटी बंद रहेगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर से जून तक इस तरह की टेंट सिटी चलती रहेंगी। नेक्स्ट है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, GEA इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। WEF ने गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन नाम से एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च करा है। क्या है इसके अंदर? टू अचीव नेट जीरो इमिशन एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी बाई 2050। तो 2050 तक नेट जीरो इमिशन और बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने का इनका ऑब्जेक्टिव है। इस तरह की पहल ये लेके आए हैं। ये थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा यूनिक है। इसके अंदर ये होगा कि एक फंड या पूल टाइप का क्रिएट किया जाएगा जिसमें जो भी अपना पैसा देना चाहें, तो ये इसीलिए इसका मॉडल लिख रहा है बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ, आपने PPP सुना होगा, ये 4P है, पब्लिक, प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप। फिलैंथ्रोपिक का मतलब है जो भी किसी तरह का दान देना चाहता है या किसी तरह का डोनेशन करना चाहता है अर्थ को बचाने के लिए, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेटरिस्ट हैं, वो किसी भी तरह का डोनेशन दे सकते हैं। तो उसी तरह के मॉडल पे ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप के लिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इनिशिएटिव करा गया है। इसका GEA का फुल फॉर्म भी याद रखना है, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। तो जो भी अर्थ के लिए, जो भी अर्थ को बचाने के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए गिविंग का मतलब किसी भी तरह का योगदान या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वो इसके अंदर रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देख लेते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये लगातार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, या तो करंट अफेयर के लिहाज से या फिर स्टैटिक GK में भी पूछते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी सिटी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। इसके चीफ अभी हाल में हैं जो क्लॉस स्क्वाब इसके चीफ हैं अभी, ये भी हम याद रखने स्टैटिक GK के लिए। नेक्स्ट है NCERT लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। तो परख नाम से ये भारत का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर NCERT के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये हमें याद रखना है। परख के अंदर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि पूरा थरोली डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की उसके जो भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस हो, और जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसका असेसमेंट और
एक्चुअली दोस्तों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई थी उसके अंदर भी इस परख नाम का ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो इसको ही अब ये नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर के रूप में यहाँ एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया है। ये भारत में पहली बार हो रहा है, तो करंट अफेयर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें ये नाम रखना है, याद रखना है, परख नाम याद रखना है, किसने किया है, एनसीईआरटी ने किया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलम केरला। तो ये भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ है ये केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट को इस तरह का इसलिए चुना गया है, और ये भारत में पहली बार इस तरह का कुछ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट से क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट से मतलब ये है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, एक तरह का सर्वे करने के बाद ये पाया गया कि यहाँ के जो भी लोग हैं जिले के अंदर उनको कानूनी नॉलेज बहुत अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, उस तरह की उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वहाँ की पूरी पब्लिक को, या जो भी वहाँ के लोग रहते हैं। इसीलिए इसको इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया एक सर्वे के बाद। तो हमें याद रखना है कि केरल का कोलम है। वैसे भी केरल के लोग मोस्ट लिटरेट रहते हैं, हाईएस्ट लिटरेसी यहाँ पे है, तो हम गैस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो कोलम है, ये भी याद रखना है। देखते हैं केरल के कुछ नेशनल पार्क भी हैं। केरल के नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। तो यहाँ पे इसके 6 नेशनल पार्क हैं, हम एक एक करके इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली एक जगह है यहाँ पे, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और अनामुडी 16 नेशनल पार्क, पंबादुम 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क। तो 16 अगर 16 नेशनल पार्क कोई भी आता है तो आप समझ जाइए कि वो केरला के अंदर ही है। 16 नाम से जितने भी नेशनल पार्क हैं, तो 3 नेशनल पार्क अनामुडी 16, पंबादुम 16, मथिकेट्टम 16, ये 3 16 नाम से हैं। और पेरियार, इराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क केरल के अंदर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेस्ट एंटी स्मोकिंग लॉ। तो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट एंटी स्मोकिंग लॉ बाई मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी के द्वारा ये भारत का सबसे हार्श एंटी स्मोकिंग लॉ, बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करा जाएगा, इम्प्लीमेंट करा जाएगा, इस तरह का लेके आए हैं मैक्सिको इसको एंटी स्मोकिंग लॉ को लेके आए हैं। स्मोकिंग के खिलाफ जो भी कानून बनाया गया है, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत स्ट्रिक्टली है। तो टोटल बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस के अंदर स्मोकिंग पूरी तरह से वर्जित है, पूरी तरह से बैन करी गई है। इवन प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, और कई लोग स्पॉन्सर करते हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स की, कई लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब वो खुद नहीं खाते हैं, खुद ना पी रहे हैं, लेकिन उसको एडवर्टाइज करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, उसको प्रमोशन करते हैं। तो ये भी इसके अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसको भी बैन करा गया है। इसीलिए इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकिंग लॉ बताया गया है। तो हमें याद रखना है कि कौन ये लेके आया है, मैक्सिको सिटी ये लेके आया है। इसके अंदर क्या क्या है थोड़ी सी मैंने डिटेल भी बताई हुई है। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ क्रिकेट से है, स्पोर्ट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने इसमें डाली है। यंगेस्ट प्लेयर टू हिट डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल। क्रिकेट के अंदर जो भी क्रिकेट के शौकीन है उनको जानकारी होगी, क्रिकेट के अंदर 3 फॉर्मेट होते हैं। ओडीआई जो 50 ओवर्स का होता है, एक T20 होता है जो सिर्फ 20 ओवर का होता है, और तीसरा टेस्ट क्रिकेट होता है जो 5 दिन तक चलता है, वो काफ़ी लंबा फॉर्मेट है। तो ओडीआई के अंदर वनडे इंटरनेशनल के अंदर अभी क्रिकेट इतिहास में ये सबसे युवा बल्लेबाज हैं, प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल ये सिर्फ 23 साल के 23 ईयर ओल्ड हैं। इन्होंने 208 रन बना दिए इन जस्ट 149 बॉल्स। 149 बॉलों में सिर्फ 208 रन बनाए हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में ये कल ही मैच हुआ था, इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाए हैं। ये इनका रिकॉर्ड बना गया है, अभी तक के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं ये क्रिकेट इतिहास में। क्रिकेट से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है। इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बिगेस्ट विन इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो क्रिकेट इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी जीत
रन के लिहाज से दो तरह से जीत होती है। कोई रन से एक टीम जीतती है, जो पहले बैटिंग कर लेगी टीम, अगर उसने ज़्यादा टारगेट बनाया तो वो रन से जीतेगी, और जो लास्ट में टीम जीतती है अगर, तो वो विकेट से जीतती है। तो रन के लिहाज से अगर जीत की बात करी जाए तो ये इन्होंने, इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। इन्होंने 317 रन के बड़े मार्जिन से श्रीलंका को डिफीट यानी मात दे दी है, तो ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 290 रन का था। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था, 290 रन से हराया था, तो उस रिकॉर्ड को भी आगे कर दिया। 317 रन की ये सबसे बड़ी जीत अब तक की इंडिया क्रिकेट टीम की है, ये भी याद रखना। श्रीलंका को इन्होंने हराया, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये दोनों ही न्यूज करंट की न्यूज हैं। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में, जैसे कि हम अपने सारे वीडियोस में लास्ट में ये देखते ही हैं कि जो भी हाल में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं कि पंकज कुमार सिंह जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, फॉर्मर मतलब जो रिटायर्ड हो चुके थे, उनको अब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में इनको पदस्थ किया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, ये रिटायर्ड हो चुके थे पहले। दूसरा है सुरभि जखमोला फर्स्ट विमेन पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट एट BRO मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है, उस एरिया में, बॉर्डर के एरिया में रोड वगैरह डेवलप करना या किसी तरह के ब्रिज वगैरह डेवलप करना, जैसे नेपाल और भारत है या चाइना और भारत की बॉर्डर है, तो बॉर्डर एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड का, ब्रिजेस का, इस तरह का काम BRO ही करता है। तो ये पहली महिला हैं जिनको किसी तरह की फॉरेन असाइनमेंट के लिए पोस्टेड किया गया है। इनका नाम है सुरभि जखमोला, ये याद रखना है। नेक्स्ट है और लास्ट, क्लियर लोम्बार्डेली ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई हैं। ये यूके की हैं, यूनाइटेड किंगडम की हैं। इनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है OECD। इसका इनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ये इसलिए कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे रेगुलर होके वीडियोस डालते हैं आपकी मदद के लिए। हम ये कंटेंट लेके आते हैं, क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं, कम से कम समय में और शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हम ऐसी कोशिश करते हैं। बदले में आपसे सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट, वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इतना ही चाहते हैं, जिससे हम भी रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाएं और जो भी वीडियोस आएँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।